वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम उन बैंकों के विषय में बात करेंगे जिन बैंकों का निजीकरण अब हो सकता है। ये जो निजीकरण की प्रक्रिया है, इसको आगे बढ़ाया जा चुका है, तो समझेंगे आखिर वो कौन कौन से बैंक हैं जिनका निजीकरण हमें देखने को मिल सकता है। उन बैंकों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ ये भी समझेंगे कि सरकार आखिर इन बैंकों का निजीकरण क्यों कर रही। आइए हम थोड़ा सा समझते हैं। तो आपको अगर याद हो तो इस साल का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, तो उस बजट को प्रस्तुत करते समय ही जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत सरकार चालू वित्त वर्ष में अर्थात इस फाइनेंशियल ईयर क्या करेगी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एवं वित्तीय संस्थाओं में विनिवेश करेगी और इस विनिवेश से उसको कितना लक्ष्य प्राप्त करना है, कितना पैसा प्राप्त करना है, उसका जो टारगेट रखा गया था वह है 1.75 लाख करोड़। तो 1.75 लाख करोड़ रुपए क्या करना है, विनिवेश से प्राप्त करना है। जैसे एक शब्द सुना होगा आपने, निवेश। निवेश में आप क्या करते हैं, अपना पैसा कहीं लगाते हैं। लेकिन अगर सरकार क्या करती है कि उसकी जो कंपनियां हैं, जो उसके स्वामित्व में हैं, जो बैंक हैं, उसमें से अगर अपना हिस्सा बेचती है तो इसको बोलते हैं विनिवेश। और इसी विनिवेश के माध्यम से सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करना चाहती है। तो कंपनियों और बैंकों के संदर्भ में निजीकरण की प्रक्रिया इस समय चल रही है। आपने देखा होगा अधिकांश क्षेत्रों में निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही समय में अब बैंकों का भी निजीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। जो बैंक जिनका निजीकरण सबसे पहले होगा उसमें शामिल हैं बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब और सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ साथ आपने देखा कि वो बैंक हैं जिनका निजीकरण हो सकता है। और निजीकरण किन बैंकों का सबसे पहले किया जाए, यह जिम्मेदारी दी गई है नीति आयोग को। नीति आयोग को क्या करना होता है कि अपना एक सिफारिश भेजना होता है। नीति आयोग अपने आधार पर जो है कि वह बैंकों का नाम प्रस्तावित करता है और यह बैंकों का नाम प्रस्तावित करके क्या करता है, जो मंत्रालय के सचिव हैं, जो सचिवों की कोर कमेटी है, उनके पास भेजता है। और ये जो सचिव हैं इनके यह क्या करते हैं, फाइनली बैठ के अपना निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय से जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, जिसकी सामान्यतः अध्यक्षता पर जो है अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, उनके सामने रखा जाता है। और ये आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है यही फाइनली डिसीजन लेती है। जैसा कि पिछले माह ही आपने देखा था, अर्थात मई 2021 में क्या हुआ था, आईडीबीआई बैंक का जो है कि निजीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की अनुमति आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दे दी थी। तो अब सरकार जो है कि इस साल 3 बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। उसमें है पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 बैंक हैं। बाकी जो बैंक है उनको बाद में जो है कि उनमें विनिवेश की प्रक्रिया, निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब जो बैंकों का नाम जो है नीति आयोग ने प्रस्तावित किया है उसमें कौन से हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। इन 3 नामों पर जो है कि जो नीति आयोग है इसने अपनी जो है कि बात रखी है। अब नीति आयोग के प्रस्ताव पर क्या होगा, दीपम अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट द्वारा क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। आपको पता है दीपम क्या करता है, ये विनिवेश के संदर्भ में निर्णय लेता है। तो यह जो दीपम है अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट है, यह क्या करेगा, विचार विमर्श रखेगा। और दीपम जो है कि इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करके वह बताएगा कि किस तरह से हमें निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, कितना पहले डिसइन्वेस्टमेंट करना है, उसकी रूपरेखा क्या होगी, यह निर्णय लेता है। तो जैसा कि हमने बताया नीति आयोग ने कुछ नाम प्रस्तावित कर दिए गए हैं, सचिवों की मंत्री जो समिति है उनके पास भेजा गया है। वह कहां भेजेंगे, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के पास भेजेंगे, निर्णय लिया जाएगा। उस निर्णय के बाद दीपम क्या करेगा, उस चीज को अप्लाई करेगा। तो अब जैसा कि हमको पता चल गया है, इस संदर्भ में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति वो फाइनल स्टेज है जो क्या करती है, लास्ट निर्णय लेती है। सरकार ने कुछ समय पहले कहा था कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई अर्थात प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसको पीसीए शॉर्ट में बोलते हैं, ढांचे के तहत आने वाले बैंकों या कमजोर बैंकों का निजीकरण नहीं होगा। ये पीसीए का मुद्दा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो बैंक जिनका हमने बताया कि नीति आयोग ने नाम अपना प्रस्तावित किया है,
इसमें से ये जो बैंक है यह क्या हो चुके हैं, पीसीए के तहत आ चुके हैं। पीसीए का क्या मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं एक बैंक है, उस बैंक ने क्या किया, पैसा दिया कि वह जो है कि पैसा दिया नीरव मोदी को, विजय माल्या को, और पैसा लेकर वो क्या हो गए, भाग गए। अब सरकार, उस बैंक के पास क्या है, पैसा आएगा नहीं, तो बैंक जो बैंक है उसकी स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। तो ऐसे बैंकों को जिनका जोखिम का सामना करना बहुत कठिन हो जाता है, जो घाटे में चल रहे होते हैं, उनको पीसीए में डाल दिया जाता है। और जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है अर्थात पीसीए में डालने की कार्रवाई है, इसके तहत क्या होता है कि बैंकों को आरबीआई ये बताता है कि देखो तुमको अब ये करना, ये नहीं करना है, जिससे वो बैंक डिफॉल्ट ना हो जाए। तो कुल मिलाकर जो पीसीए है उसी को क्या किया जाता है, एक तरह से एक ऐसा संकेत माना जाता है कि बैंक अब खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। पीसीए में किन बैंकों को शामिल किया जाएगा, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने कहा था कि हम क्या करेंगे, जो बैंक पीसीए के तहत आएंगे उनका निजीकरण नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना इस वजह से था, मान लेते हैं कि पीएनबी बैंक है और पीएनबी बैंक ने क्या किया था, बहुत सारा पैसा उधार दिया था। अगर अब पीएनबी का जो घाटा है, एनपीए है, नॉन जो परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो ज्यादा है, और ऐसे बैंक को अगर बेचने का प्रयास सरकार करेगी तो क्या पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो चूंकि इस प्रकार की जो बिक्री होती है वह जो है कि गैर लाभप्रद होती है, खरीदार भी नहीं मिलते, तो यह निर्णय लिया गया था कि पीसीए के तहत जो बैंक आएंगे उनको नहीं बेचा जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और यूको बैंक भी पीसीए के तहत रह चुके हैं। तो सरकार ने कहीं ना कहीं अब निजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक और जो है कि ये जो दो बैंक हैं, इनका जो केंद्रीकरण है, इनका जो निजीकरण है, वो इस वजह से संभव है क्योंकि जो अगर इन बैंकों के आप शाखाएं देखेंगे तो ये शाखाएं आपको पश्चिम में ज्यादा मिलेंगी और वहां पर पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उपस्थिति है। तो जैसा कि हमने कहा कि इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और यूको बैंक पीसीए में थे, लेकिन सरकार ने अब नीति में अपने परिवर्तन कर लिया है, तो इनका जो है कि निजीकरण हो सकता है। दूसरा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, ये पश्चिम में जो है कि इनका जो कार्य है वह ज्यादा है और वहां पे अन्य जो सरकारी बैंक है उनकी उपस्थिति मजबूत है। तो ऐसे में सरकार को एक निजीकरण का यह भी माध्यम मिल रहा है कि चूंकि वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो इनका निजीकरण किया जा सकता है। इसी के साथ एक बैंक की बात और आ रही है, वो है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आपको जानकारी के लिए बताता हूं कि पंजाब एंड सिंध बैंक में कुछ समय पहले सरकार ने पैसा दिया था, बजट के माध्यम से सहायता किया था। तो इसमें जो अभी निजीकरण है वो जल्दी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो पैसा दिया गया है उसके लिए जो उसका परफॉर्मेंस जब तक नहीं सुधरेगा तब तक सरकार अगर उसको बेचती है तो घाटे में जा सकता है, लेकिन सरकार कुछ भी कर सकती है। तो अब ये जो बैंक ऑफ इंडिया है इसको बेचने की बात चल रही है, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि ये बहुत बड़ा बैंक है, इसलिए वर्तमान समय में कोई खरीदार सही मूल्य उसका दे पाता है कि नहीं दे पाता, ये चुनौती होगी। हालांकि सरकार ये कह सकती है कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा, जैसे मान लेते हैं 20% एक साथ हिस्सा ना बेच के 5-5, 6-6% हिस्सा सरकार जो है कि बेच सकती है। निजीकरण के अलावा सरकार बैंकों के साथ एक चीज और कर रही है, वह है बैंकों का विलय। और इसमें क्या किया जा रहा है, बैंक जो मजबूत बैंक हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। और मजबूत बैंक इसलिए किया जा रहा है ताकि एक बैंक, जब छोटे छोटे बैंक होते हैं उनके जो एसेट्स एनपीए ज्यादा हो जाते हैं तो बंद होने की कगार पर या डिफॉल्टर होने की कगार पर हो जाते हैं, तो जो छोटे छोटे बैंक हैं उनको मिलाकर मजबूत बड़ा बैंक बनाने का सरकार कार्य कर रही है। और इससे क्या होता है कि जब बैंक बड़े होते हैं उनके घाटे कम होते हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो सरकार को अपना पैसा बजट के माध्यम से सहायता नहीं देना पड़ता, बैंक का प्रदर्शन बेहतर होता है। अब ये जो विलय होता है इसमें क्या होता है, कमजोर बैंकों का जो विलय है वो मजबूत और बड़े बैंकों में हो जाता है। इससे सरकार के विषय में यह लोग कह रहे हैं, समीक्षक के कह रहे हैं कि जो विलय की प्रक्रिया है आगे चल के इनका भी निजीकरण हो सकता है। अर्थात ये जो विलय हो रहा है, हो सकता है इन बैंकों का भी हमें बड़े स्वरूप में देखने को मिले कि निजीकरण हो सकता है। अप्रैल 2020 में आपको पता है कि 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ और उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई थी। अब जिन बैंकों के निजीकरण की बात चले उसके विषय में जान लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है मुंबई, स्थापना हुई थी 1906। अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो स्वदेशी आंदोलन का वह दौर है। सर्वाधिक इसकी संख्या आपको मिलेगी मुंबई, अहमदाबाद और पुणे वाले क्षेत्र में। वर्ष 1997 में पहला बैंक था ये, इसने क्या किया था, वर्ष 1997 में इसने पहला अपना पब्लिक इश्यू जारी किया था।
पब्लिक इश्यू का मतलब होता है कि उसने कहा था कि हम कुछ हिस्सा आम लोगों के लिए खोल रहे हैं तो खरीद सकते हैं। इसका जो बाजार पूंजीकरण है वो 26,690 करोड़ रुपए का है और यह जो है कि राष्ट्रीयकृत बैंक में से पहला बैंक है जिसने जो है कि 1989, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर करेक्शन है, 1989 में मुंबई शहर के महालक्ष्मी शाखा को पूर्णतः क्या किया था, कंप्यूटराइज किया था और एटीएम सुविधा प्रदान की थी। कब? 1989 में। यहाँ पर 1939 लिख गया है, गलती हुआ है। इसका जो विस्तार है वह 5 महाद्वीपों में, 22 देशों में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। दूसरा बैंक जिसका निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वह है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो है स्वदेशी आंदोलन से जो प्रभावित होकर एक पारसी बैंकर थे सर सोराबजी पोचखानवाला, उनके द्वारा 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। यह पहला जो है कि भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन स्थापना के समय भारतीयों के पास था। इस बैंक का जो बाजार पूंजीकरण है वो लगभग 13,600 करोड़ रुपए का है। इसके बाद जो तीसरा बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 को और इसकी जो स्थापना की गई थी वह चिदम्बरम चेट्टियार के द्वारा की गई थी। स्थापना का जो उद्देश्य था वो था विदेशी विनिमय व्यवसाय को बढ़ावा देना और विदेशी बैंकिंग को सेवाएं प्रदान करना। इसकी लगभग 2100 शाखाएं हैं और बाजार पूंजीकरण देखा जाए तो ज्यादा है, अच्छा खासा है, 34,000 करोड़ रुपए का लगभग आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न आएगा सरकार बैंकों का निजीकरण क्यों कर रही है? तो दरअसल क्या है कि जो सरकारी बैंक हैं उनकी स्थिति जो है कि खराब है। खराब होने का मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनका एनपीए बढ़ रहा है, बाजार पूंजीकरण और लाभांश भुगतान का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है, अर्थात जो पैसे उन्होंने दिया जिसमें इन्वेस्टमेंट किया कि हम उससे कमा लेंगे वो बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा। सरकार निजीकरण के माध्यम से सरकारी बैंकों की संख्या सीमित करके वो यह चाहती है कि यह जो क्षेत्र है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो। अगला पॉइंट यह है सरकार बैंकिंग क्षेत्र में निजीकरणों को बढ़ावा देकर बैंकों को अधिक व्यवसायी और प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है। सरकार को लगता है कि जब बैंकों में प्रतिस्पर्धा होगी उनको अपना जो है कि सभी निर्णय लेने की शक्ति होगी और वो हर तरह से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जब तैयार होंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बैंकिंग स्वायत्ता इससे बढ़ेगी, सरकार का यह भी कहना है। आरबीआई एवं वित्त मंत्रालय विनियमन अधिनियम 1949 का जो है कि दोहरा नियंत्रण है, अर्थात जो बैंक होते हैं उस पर आरबीआई का भी नियंत्रण होता है, वित्त मंत्रालय का होता है, ये भी समाप्त होगा। कई समितियों ने कहा है कि जो है कि सरकार को अपनी हिस्सेदारी कम करनी चाहिए, जैसा कि नरसिम्हन समिति ने कहा था कि सरकार जो है कि अपनी हिस्सेदारी 33% तक सीमित कर ले। वहीं पीजे नायक समिति ने कहा था कि 50% से कम जो है कि अपनी हिस्सेदारी रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर सरकार कई तर्कों के आधार पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। आई होप आप इस चीज को संक्षेप में समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही।